जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 9वीं क्लास का हिस्ट्री है और ये फ्रांस की क्रांति के बारे में है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य। मतलब आसान भाषा में समझ लें, इसका मतलब हमको आपको ये पढ़ाना है कि जो 18वीं सदी था ना, उस समय फ्रांस का जो समाज था वो कैसे था, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। हमें पिछले क्लास में कुछ इसके बारे में बता भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देते हैं कि फ्रांस में आपका जो है 18वीं सदी की बात कर लें तो वहां पर जो समाज था तीन भागों में क्या था विभक्त, यानी तीन पार्ट में क्या था, इसको बांटा गया था। प्रथम स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड क्लास और कह सकते हैं थर्ड स्टेट, या आपका जो हिंदी में कहते हैं तृतीय स्टेट के बारे में। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग सर क्या होता है, जहाँ पे देखिए ईसाई जो लोग होते हैं ना, उनके जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, तो इसमें हिंदू नहीं सनातन धर्म कह सकते हैं, कहेंगे। तो सनातन धर्म में पंडित लोग होते हैं जो सबसे ऊपरी लेवल पर बैठे रहते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में होता है तो मौलवी होते हैं, ठीक वैसे ही जो ईसाई धर्म है उसमें सबसे ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग पादरी वर्ग कहते हैं, जो चर्च का देखभाल करते हैं। हम लोग में जो पंडित जी होते हैं, पांडे लोग होते हैं, जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मौलवी लोग होते हैं, मस्जिद का देखभाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो लोग जो चर्च का देखभाल करते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, पादरी वर्ग के नाम से जानते हैं। तो वैसे लोग जो चर्चों को देखरेख करते थे उन्हीं को हम लोग पादरी वर्ग कहा गया। और 18वीं सदी में जो फ्रांस है वहां पर पादरी वर्ग सबसे ऊंचे दर्जे के क्या थे, लोग थे। ठीक है ना। दूसरे वर्ग पे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब कह सकते हैं राजा महाराजा लोग होते हैं, उनको कुलीन वर्ग कहा गया, या बड़े बड़े जमींदार। ठीक है। और तृतीय स्टेट में तीन पार्ट थे। प्रथम भाग में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी, वकील थे, यानी कि थर्ड स्टेट के फर्स्ट क्लास। फिर थर्ड स्टेट के सेकेंड क्लास में जो किसान थे, बड़े जमींदार टाइप के लोग हैं वो हैं, और कारीगर थे। और उसके बाद से थर्ड क्लास के थर्ड ग्रुप के लोग जो थे, छोटे किसान या जिनके पास जमीन नहीं है वे लोग, या मजदूरी करने वाले लोग, या किसी घर में नौकरी करने वाले लोग क्या थे, वो सम्मिलित थे। ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपके जो है ये फ्रांस का क्या था, समाज क्या था, विभक्त था, कई भागों में क्या है था, बटा हुआ था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि सर आप हमको इसे क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको कि वहां पर क्रांति हुई है। क्या हुई है, क्रांति हुई है। और वहां पर जो राजा था जो कई सालों से शासन कर रहा था, उस राजा को उसके महल से निकालकर बीच चौराहे पर फांसी लटका दिया गया था, जो कि ऐसा होने वाला नहीं था, वो भी पॉसिबल हो गया। मतलब जो नहीं था वो हो गया था। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि ऐसा उसमें राजा ने कौन कौन से ऐसे गलती की कि उसकी राज क्या हो गई, छिन गई। जैसे आज के डेट में हमारे जो लोकतांत्रिक सरकार है, और सरकार क्या होती है, हर 5 साल बाद क्या हो जाती है, बदल जाती है, या वही चेहरा फिर हमको देखने को मिलता है। तो इसमें बनता है कि सरकार ऐसा कौन कौन सा काम करे कि दोबारा चुनाव में क्या करे, वो अपने सीट को बरकरार रखे, अपनी सरकार चला सके। ठीक है ना। यहां पर हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि आखिर में वहां पर ऐसा हुआ क्यों। तो आइए हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो बात है सन 1774 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पे। सन 1774 में बोर्बो वंश का राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मैं बताते हैं राजा का क्या नाम है। राजा का नाम है लुई, और वंश का क्या नाम है, बोर्बो वंश। जैसे हम लोग में यहाँ क्या होता है, इसे कहते हैं यादव वंश, राजपूताना वंश, उसी तरह से वहां पर क्या है, बोर्बो वंश। और उसमें राजा है लुई। तो पहले लुई 1, लुई 2, लुई 16, उसी तरह से लुई 16 फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हो गए। और उस समय उनका उम्र जो था मात्र 20 साल का था। और उनका विवाह जो है छोटा मोटा घर में नहीं, ऑस्ट्रिया, आपने देखिएगा जब वर्ल्ड मैप देखिएगा तो ऑस्ट्रिया और हंगरी दो आपके यूरोप के देश दिखाई देंगे। तो वहां कुछ जमाने की ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से क्या होता है, शादी होता है। ये छोटा मोटा कोई घराना नहीं है, एक राजा का शादी एक राजघराने में होता है, एक राजपुत्री से होता है। मैं अपनी इनके बारे में बता देता हूं। राजकुमारी मेरी एंटोनेट काफी खर्चीली स्वभाव की क्या थी, महारानी थी। एक बार जिस चप्पल को, जिस जूते को, जिस कपड़े को पहन लेती थी, फिर दोबारा उसको हाथ तक नहीं लगाती थी। और कोई सस्ता नहीं, काफी महंगे और उच्च क्वालिटी के होती थी। ठीक है ना। राजरोहन जब होता है किनका, आपका जो है लुई 16 का, तो उस वक्त जो राजकोष होता है
जैसे कि भारत सरकार के पास का भारत का अपना क्या है, राजकोष है, जिसमें सारा संपत्ति या पैसा का होता है सुरक्षित रहता है। उस वक्त फ्रांस का जो वित्तीय संसाधन था, यानी पैसा कमाने का जो स्रोत था, वो लगभग नष्ट हो चुके थे। और जो वहां का जो किला था, वास्तविक तो ढह ही गया, लेकिन एक और वहां बहुत बड़ा किला था, महल था, वर्साई की विशाल महल। उसमें राज दरबार में बहुत खास तरह का शान शौकत हुआ करता था और वहां पर काफी फिजूल का खर्च थे। ठीक है ना, फिजूल के खर्च के बारे में कभी हम डिटेल्स में पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल देखिएगा फिजूल का जिस पर खर्चा नहीं होना चाहिए था उस पर भी खर्चा होता है। जहां पर मान के चलिए कि 10 रुपया खर्चा होना चाहिए, वहां पर 100 रुपया खर्चा होता था। बेइंतहा क्या होती थी, खर्चा होते। ठीक है ना, और सारे खर्च का वहां जो है आम जनता करती थी। लेकिन आम जनता में कौन करती थी, जो तीसरी कैटेगरी के लोग था ना, मैं आपको पहले बता देते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं ना, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, ये तो गवर्नमेंट को टैक्स देता ही नहीं था। कुलीन वर्ग में गिने चुने लोग देते थे। बच गए तृतीय स्टेट के जो लोग, तृतीय स्टेट में कुछ लोग बड़े व्यवसायी सरकार को कर्ज दे रखे थे, तो उल्टे सरकार से पैसा लेते थे। और मेन जो पैसा देने का जो श्रेय था ना, वो गरीब किसान, कारीगर, छोटे किसान, वो ही लोग से पैसा लिया जाता था। और इसी कारण लोगों के, और तीसरी कंडीशन क्या था, वहां का संपत्ति का 90% हिस्सा पर काम करने वाले लोग छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर थे। और कम से कम 60% विभाग पर कर्जा जो है कुलीन वर्ग और पादरी वर्गों का था, जिसके कारण जो आम जन थे ना, उनमें विद्रोह पैदा हो गया। उनको लगा कि सारा जड़ जो है राजमहल में, जो वर्साई का राजमहल है, वहां पर जो फिजूल का खर्च है, महारानी एंटोनोई का जो खर्चा है, यही हम लोग को तबाह कर दिया है। ठीक है ना। और देखिएगा बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात देखिएगा। उसके बाद से लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका का 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। आसान भाषा में समझिएगा, जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेश यानी कोलोनिजम्स अमेरिका में था, स्टेप नंबर फर्स्ट। अमेरिका चाहता था कि ब्रिटेन यहां से हट जाए, तो वहां पर जो युद्ध के लिए खर्चा जाते थे, वहां पर ऑलरेडी फ्रांस इन्वेस्टमेंट कर रहा था। कहता कि हमसे पैसा लो और ब्रिटेन को वहां से भगा दो। मैं आपको फिर से बता देते हैं, ये हमसे पैसा ले लो, अमेरिका वाले को पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है, तो फ्रांस दे रहा है, और कह रहा है कि ब्रिटेन से क्या करो, ब्रिटेन को वहां से निकालो, फेंको। खुद घर में खाने को नहीं है और दूसरे को कर्जा दे रहे हैं। ऐसा काम कौन कर रहा है, तो ऐसा काम फ्रांस का राजा लुई 16 का कर रहा है, जिसके कारण सरकार का जो कर्ज का बोझ था ना, पहले से ऑलरेडी 2 अरब लिब्रे मतलब कि रुपये, हम लोग करेंसी में रुपया चलता है, उसी तरह से 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में वहां का जो करेंसी था लिब्रे था। तो फ्रांस ऑलरेडी 2 अरब लिब्रे के कर्ज में था। आज जब इसने जो क्या किया कि अमेरिका के उपनिवेशों को उसने जो है पैसा देना चालू किया, तो 10 अरब लिब्रे और बढ़ गया। अब ये जो है बहुत बड़ा कर्ज के बोझ के क्या हो गया, तले फ्रांस दब गया। और उसका असर ये हुआ कि जो गरीब किसान है ना, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया।